नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूँ टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सिलेक्शन एग्जाम जो इनके लिए कंडक्ट कराती है डीएसएसबी और केवीएस, और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टीचिंग पेडागोजी, टीचिंग साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन टॉपिक पर ये वीडियो फोकस रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप टेट, सीटेट वगैरह एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी यूजफुल है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन। आपको ये बताना है कि कॉग्निटिव वर्ब की तरह से, कॉग्निटिव जो होता है यानी कि संज्ञानात्मक क्रिया के तहत आपको ये बताना है कि भाई कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं बेस्ट तरीके से एनालाइज करने के लिए किसी इंफॉर्मेशन को। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, और फर्स्ट ऑप्शन आपका ए है आइडेंटिफाई, बी डिफरेंशिएट, सी क्लासिफाई एंड डी डिस्क्राइब। ये कुछ 4 साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने के लिए। तो आपको बताना है कि भाई ये कॉग्निटिव वर्ब के लिए कौन सा यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी कि डिफरेंशिएट। तो एनालाइज यानी कि डिफरेंशिएट करने के लिए कॉग्निट एज ए डिफरेंशिएट वर्ड को, टर्म को यूज किया जाता है एज ए कॉग्निटिव वर्ब की तरह। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है, एक केस स्टडी है। केस स्टडी को समझते हैं, मैं बार बार कहता हूं केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ज्यादा क्लियर होगा क्या है इसके अंदर। तो केस स्टडी आपके लिए ये है, राजेश इज अ वोरकेशियस रीडर। अपार्ट फ्रॉम स्टडी हिज कोर्स बुक, ही ऑफन गोज टू लाइब्रेरी एंड रीड्स बुक ऑन डाइवर्स टॉपिक। राजेश क्या एक तरह से बहुत पढ़ने लिखने वाला एक बच्चा है, इंसान है। ठीक है, और उसकी पढ़ने लिखने के अलावा मतलब जो नॉर्मल जो स्टडीज हैं, जो कोर्स से रिलेटेड है, इसके अलावा उसे लाइब्रेरी जाने का भी बहुत शौक है और वो जाता भी है। और उसके अलावा जाने के अलावा वो अलग अलग डिफरेंट टॉपिक का, अदर देन उसके सिलेबस के अलावा जो टॉपिक है उसके ऊपर भी वो काफी चीज टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करता है। राजेश डज हिज प्रोजेक्ट इवन इन द लंच ब्रेक। और वो एक फीचर उसके अंदर ये है कि वो अपने जो प्रोजेक्ट वर्क जो मिलता है उसे, असाइनमेंट वगैरह जो कुछ काम मिलता है, तो कई बार तो वो लंच में ही अपना ये काम कंप्लीट कर लेता है। उसके अंदर ये टेंडेंसी है, उसकी काम करने का एक तरीका है उसके अंदर। इट डज नॉट नीड प्रॉम्प्टिंग बाय द टीचर्स और पेरेंट्स टू स्टडी फॉर द टेस्ट एंड सीम्स टू ट्रूली एंजॉय लर्निंग। तो मतलब इस जो राजेश है, इसके मतलब एक फीचर मैंने आपको बताया कि उसे पढ़ने का शौक है। दूसरा ये एक लाइब्रेरी जाने का शौक है, लाइब्रेरी में अलग अलग डिफरेंट टॉपिक को पढ़ने का शौक है। अच्छा, इसके अलावा वो लंच ब्रेक में ही या ड्यूरिंग लंच ये क्या करता है, अपने प्रोजेक्ट वगैरह जो काम वगैरह मिलता है उसे निपटा लेता है, कंप्लीट फिनिश कर देता है। और उसको कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी टीचर को या उसके पेरेंट्स को, कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा टेस्ट आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, इसकी पढ़ाई कर लो, प्रिपरेशन कर लो। वो खुद ही कर लेता है। यानी कि कहने का मतलब वो काफी सिंसियर लग रहा है ऐसे मतलब उसके बिहेवियर को देख करके, है ना कुछ। तो आपको ये बताना है कि ही कैन, तो आपको इसको डिस्क्राइब करना है इस राजेश के बारे में कि कैसा बच्चा है या कैसा स्टूडेंट है ये। राजेश कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज एन, तो आप उसको बेस्ट तरीके से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो राजेश को, राजेश के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन जानने के बाद। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है तो फैक्ट सेंटर्ड लर्नर, कि वो फैक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड पढ़ने वाला एक लर्नर है, ये बोला गया फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि टीचर मोटिवेटेड लर्नर, कि वो टीचर ने उसे एक मोटिवेट किया हुआ है और टीचर की वजह से वो काफी मोटिवेटेड है और वो इस तरह से पढ़ाई वगैरह ये जो स्टडी रिलेटेड वर्क करता है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी में। सी में आपसे बोला जा रहा है असेसमेंट सेंटर्ड लर्नर, यानी कि वो अपने असेसमेंट के अकॉर्डिंग कि उसे क्या पढ़ना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाला, मतलब जो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है। आप उसको इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्ट में उसे डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि वो जो क्या नाम है, जो राजेश है वो इंस्टेंटली मोटिवेटेड लर्नर है, वो खुद ही इंस्टेंटली खुद ही मोटिवेटेड है, मतलब किसी को उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, वो इंटरनली वो खूब अपने आप ही मोटिवेटेड है, उसे मतलब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ता, वो स्टडी पे वेल मोटिवेटेड स्टूडेंट है, लर्नर है ये है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है वो बताना है आपको।
तो इसका जो करेक्ट आंसर इस चारों में जो बेस्ट आंसर जो पिक कर सकते हैं हम लोग, वो कर सकते हैं डी। क्यों? क्योंकि वो खुद से ही कर लेता है सारे काम, यानी कि उसमें फैक्ट सेंटर तो है, फैक्ट सेंटर के अलावा वो क्या है, डाइवर्स टॉपिक के भी अदर देन सिलेबस भी पढ़ लेता है, तो फर्स्ट तो नहीं हो पाएगा। सेकंड वाला टीचर को मोटिवेट करने या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही पढ़ लेता है। और सिर्फ असेसमेंट बेस नहीं पढ़ता वो, उसके अलावा भी, यानी अदर देन सिलेबस के अलावा भी वो स्टडी करता है, यानी कि खुद से मोटिवेटेड है, इंटरनली मोटिवेटेड है, और डाइवर्स टॉपिक पे भी वो पढ़ाई करता है अपनी। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए क्या है, जरा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं पहले। चिल्ड्रन इन अ प्री प्राइमरी गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बीइंग अलाउड टू डिस्कवर, कि प्री प्राइमरी में किसी बच्चे को सेटिस्फेक्शन होती है बीइंग अलाउड टू डिस्कवर, कि उसे कुछ खोजे, ढूंढने के लिए कुछ काम देता है तो मिलता है तो बड़ा खुश होते हैं। दे बिकम डिस्ट्रेस व्हेन दे आर डिस्करेज एंड दे डू सो ड्यू टू देयर मोटिवेशन डू। मतलब जो बच्चे जो प्राइमरी से पहले के जो छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब बिल्कुल लिटिल किड जो होते हैं, उन्हें अगर आप कुछ डिस्कवर करने का, कुछ बाहर निकल के ढूंढने डालने इस तरह का काम दोगे तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब आप इस सब चीजों के लिए मना करते हैं तो वो काफी डिस्करेज होते हैं। तो आपको ये बताना है कि दे बोलते हैं दे डू सो ड्यू टू देयर मोटिवेशन टू, वो ऐसा क्यों करते हैं आपको ये बताना है। जब आप बाहर के कुछ काम के लिए, यानी कि गेम्स वगैरह में ले जाइए तो बहुत इंजॉय करते हैं, और अगर आप उसे गेम्स वगैरह के लिए अलाउड नहीं करते हैं तो थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं। तो आपको ये बताना है ये ऐसा क्यों होता है, किस मोटिवेशन, किस वजह से ऐसा होता है, आपको ये बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है कि भाई फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये रिड्यूस देयर इग्नोरेंस, कि ऐसा वो मतलब जो डिस्करेज हो रहे हैं कि उनका जो मोटिवेशन लेवल की वजह से जो ऐसा हो रहा है कि जब आप उसे बाहर ले आते हो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, डिस्कवर करते हैं, जब अंदर ले बोलते हैं नहीं अब आउटर एक्टिविटी अलाउड नहीं करते तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर ऑप्शन है। तो पहला बोला है रिड्यूस एंड देयर इग्नोरेंस, रिड्यूस करते हो जब आप इग्नोरेंस करते हो, जब उसकी वजह से। बी में आपसे बोला जाए एफिलिएट विद द क्लास, जब वो उसके कक्षा के अनुसार कमरे के अंदर जब पढ़ाते हो, इसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा, थर्ड सी में आपसे बोला जा रहा है कि क्रिएट डिसऑर्डर इन द क्लास में डिसऑर्डर, यानी कि डिसिप्लिन रिलेटेड इश्यू क्रिएट करने लग जाते हैं बच्चे। अच्छा, डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी एक्सरसाइज देयर पावर, फिर वो क्या करते हैं कि अपने पावर को डिस्प्ले करते हैं, कुछ क्या नाम है, जो बाहर जो होता है वो इजीली अपने सारे काम कर सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, पर क्लासरूम में या फिर उनको जो आप डिस्करेज जो कर दिया वो उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन आपको दे दिए गए, चार ऑप्शन में से बेस्ट आंसर क्या है बताओ। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वो फर्स्ट, यानी कि रिड्यूस देयर इग्नोरेंस, कि हमें क्या करना चाहिए, उनके ये जो है क्या किया हम लोगों ने, उसके रिड्यूस कर दिया उसके इग्नोरेंस को, यानी कि जो डिस्करेज क्यों हो गए, क्योंकि आप उसे छोटे बच्चे को बाहर नहीं ले जा रहे, तो फिर वो थोड़ा सा हो सकता है क्या नाम है, आपने क्या कर दिया, उसके इग्नोरेंस करने लगे बच्चे को, उनके जो मोटिवेशन का जो आप पहले दे रहे थे उसे बाहर ले जाकर उसे जो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल का जो था जिसे आप बाहर नहीं ले जा रहे हो, तो जिस वजह से वो जो मोटिवेशन उसके अंदर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और इग्नोरेंस हो रही है उसके अंदर। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए ये है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अनेबल ए टीचर टू, जब आप एक एज ए टीचर जब आप ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जान जाते हो, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे होता है, इस इश्यू को अगर आप समझ लेते हो, इस टॉपिक बहुत क्लियर है आपका, कहने का मतलब है साइकोलॉजिकल पार्ट अगर आपके टीचर से रिलेटेड जो एजुकेशन आप रिसीव करते हो, ट्रेनिंग कोर्स करते हो, उसमें अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नॉलेज अगर आपको है तो उससे आपको क्या फायदा है, क्या आपको एनेबल करे, बीइंग ए टीचर आपके लिए कैसे यूजफुल है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, वन बाय वन देख लेते हैं भी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशन वाइल टीचिंग, तो जब आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है आपके पास, अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, और उसके इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक एज होगा, आपके पास एक फायदा रहेगा आपको कि आप उसके इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हो, ये बोला जा रहा है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में आपसे बोला जाए बी क्लियर अबाउट द टीचर टीचिंग डाइवर्स लर्नर, की आप जो डाइवर्स लर्नर जो होते हैं, जो नॉर्मल क्लासरूम से अलग हटके जो होते हैं, यानी कि जो स्पेशल नीड वाले जो चिल्ड्रन होते हैं, उसको पढ़ाने में आप जो पढ़ाने में बड़ा क्लियर हो गया, आपको उसको कैसे डील करना है उसके बारे में आपको काफी नॉलेज होगी और उनको आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो, ये ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आपसे। सी में आपसे बोला जा रहा है टेल स्टूडेंट हाउ दे कैन इंप्रूव देयर लाइव्स, कि आप छात्रों को, स्टूडेंट को ये बता पाओगे आप
कि वो कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब अपने बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बच्चा कैसे कर सकता है, उसके बारे में आप बच्चों को जानकारी दे सकते हो और इस तरह से उनका जो अच्छे से विकास आप करने में उनकी हेल्प कर सकते हो, ऐसा बोला जा रहा है सी में। अच्छा, डी में आपसे बोला जा रहा है कि प्रैक्टिस और टीचिंग इन अनबेस्ड वे, यानी कि अनबेस्ड, बिना किसी पक्षपात के, यानी कि निष्पक्ष होकर के आप टीचिंग अपनी कर सकते हो अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर नॉलेज होगी तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी कि बी क्लियर अबाउट द टीचिंग डाइवर्स लर्नर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, तो जो डाइवर्स बच्चे, यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट को तो कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी टीचर पढ़ा देगा, लेकिन जिस टीचर के पास ये अच्छी सी नॉलेज होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो उनको एनेबल करती है, स्किलफुल बना देती है टीचर को, कि जो डाइवर्स लर्नर होते हैं, जो क्लास में जो डिफरेंट लर्नर जो होते हैं, जो उनके बारे में, यानी कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, उनको भी आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हो, उनके बारे में आप बहुत क्लियर होते हैं कि उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको कंट्रोल करना है और कैसे उनको मतलब उनकी ग्रोथ के लिए आप हेल्प कर सकते हो, आप बड़े क्लियर होते हैं इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको ये बताना इन चारों में से कौन सी बात सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यानी ट्रू स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो पढ़ लेते हैं कि करके चारों स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय द सोशो कल्चर कंटेक्स्ट, कि सोशल और जो कल्चरल जो एक्टिविटी होती है, वो सब चीजें जो हमारे समाज में चल रही होती है, इसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी कि स्टेटमेंट 1 यानी ऑप्शन 1 में बोला जा रहा है आपसे। बी में आपसे बोला जा रहा है, स्टूडेंट लर्न ओनली इन अ सर्टन वे। जो स्टूडेंट होते हैं एक निश्चित तरीके से, एक सर्टन तरीके से सीखते हैं और उसको कोई डाइवर्स तरीका नहीं होता सीखने का, कोई एक तरीका होता है फिक्स, उसी तरीके से सीखते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। सी में आपसे बोला जा रहा है, प्ले इज अ सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटिशन, कि जो प्ले है यानी खेलना, जो है खेलने से क्या होता है, बहुत इसका एक बहुत मेन रोल है, एक सिग्निफिकेंट रोल है इसका कॉग्निशन के लिए और सोशल कंपटीशन के लिए, यानी कि अपने अनुभूति करने के लिए और अपने क्या नाम है सामाजिक, मतलब अपने खुद के बारे में भी और सामाजिक क्षमताओं के बारे में भी ये काफी यूजफुल है खेलना, प्ले। ठीक है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। अच्छा, डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि क्वेश्चनिंग बाय टीचर कॉन्स्ट्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी अगर टीचर क्वेश्चन करता है, ठीक है, क्वेश्चनिंग बाय टीचर, टीचर से क्वेश्चनिंग जो किया था उससे क्या होता है बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा से होगा, ये बोला जा रहा है। टीचर किसी बात पे स्टूडेंट पे क्वेश्चन करता है, बार बार उसे क्वेश्चन करता रहता है, उसमें बाधा डालता है, तो इससे क्या होता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, ये बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, यानी ट्रू स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, पहले अटेम्प्ट करो फिर मैं सही वाला बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका सी, यानी कि प्ले इज अ सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटिशन, कि जो प्ले है यानी कि एजुकेशन को सबको पता है इंपॉर्टेंस की, बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा जो प्ले है यानी गेम्स का भी सिग्निफिकेंट रोल है कॉग्निशन के लिए, अपने आप को जानने, कॉग्निशन के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने इंटरनली अपने आप को समझने के लिए और सोशल स्किल को डेवलप करने, यानी सोशल क्षमताओं को, सामाजिक क्षमताओं को भी विकास के लिए बहुत जरूरी है कि आपको खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइफ स्किल हम लोग सीख जाते हैं खेल खेल में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी करेक्ट आंसर जो ट्रू स्टेटमेंट है वो सी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको अगेन ट्रू स्टेटमेंट बताने रिगार्डिंग इसके अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, रोल ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, इन दोनों के बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे के विकास के लिए आपको बताना है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये 4 स्टेटमेंट गिवन है, 4 में से सही स्टेटमेंट कौन सा है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। ए ऑप्शन में आपके पास द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीयर एंड जीन्स आर नॉट एडिक्टिव, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन जो पीयर्स का होता है, ठीक है, पीयर्स का यानी कि दोस्तों, साथी, ग्रुप का और जीन्स का होता है, ये क्या है, नॉट एडिक्टिव है, ये ज्यादा मतलब जो एडिक्टिव नहीं, ज्यादा यूजफुल नहीं, कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, इसका कोई योगदान नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, बी में आपसे बोला जा रहा है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, ये दोनों चीजें एक साथ काम नहीं करती, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर, यानी कि इन्वायरमेंट और
हेरिडिटी, ये दोनों अलग अलग काम करती है, एक साथ काम नहीं करते। बच्चे के इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बोथ द थिंग डू नॉट वर्क टुगेदर। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक साथ काम नहीं करते, इसके अंदर ये बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट सी में आपसे बोला जा रहा है कि प्रोस्पेरिटी इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट व्हाइल द एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड हेरिडिटी। यानी कि प्रोस्पेरिटी जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी जरूरत पड़ती है उसके डेवलपमेंट के लिए। यानी कि डेवलपमेंट के लिए हमें किसकी जरूरत है? सिर्फ हेरिडिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इन्वायरमेंट की जरूरत उतनी नहीं होती जितनी ज्यादा जरूरत हमें किसकी होती है? हेरिडिटी की होती है। ये बोला जा रहा है सी स्टेटमेंट में। और डी में बोला जा रहा है बोथ द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यानी कि जो ये आपके पास जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, दोनों क्या करती है? दोनों का रोल होता है, दोनों का, ठीक है, दोनों का रोल होता है, लेकिन दोनों का रोल कितना? 50% 50%। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इसके अंदर, करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें ये है कि ए के अंदर बोला गया है कि बोला गया आपसे द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीयर एंड ग्रुप आर नॉट एडिक्टिव। ये यूजफुल नहीं, यानी कि ये थोड़ा सा यूजफुल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका हो गया ए, यानी कि द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ पीयर एंड जीन्स आर नॉट एडिक्टिव। यानी कि पीयर ग्रुप का जो कंट्रीब्यूशन होता है डेवलपमेंट में, और जो जीन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो एडिक्टिव है, यानी कि एक साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीन्स जो होता है ये ऑलरेडी बाय बॉर्न जो हमारे अंदर जो चीजें हमारे पेरेंट्स से मिलती है वो होती है, ठीक है। पीयर ग्रुप तो बाद में होती है, पीयर ग्रुप तो हमें बॉर्न के काफी सालों बाद हमें दोस्त मिलते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट वाली चीज तो बाद में आती है, ये वाली चीज, और ये चीज बहुत पहले। यानी कि पीयर ग्रुप का जीन्स के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं डलता, कोई इसमें बेनिफिट्स नहीं पहुंचते पीयर ग्रुप का जीन्स के में कोई चेंजेस आने के लिए। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो इसका हो गया वो हो गया ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सोशलाइजेशन या सामाजिकरण क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन देख लेते हैं कि करके कि रैपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, कि टीचर ने जो पढ़ाया है वो और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। बी में आपसे बोला गया है कि प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजिंग ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का, सोसाइटी का जो आधुनिकीकरण जो होता है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन जो होता है कि मॉडर्न चीजों में जो अडॉप्ट होता चला जाता है उसको हम कह सकते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है। सी में आपसे बोला जा रहा है अडॉप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स, कि सोशल नॉर्म्स को, यानी कि जो सामाजिक नियम कानून जो होते हैं उस चीज को अपनाना या उसको अडॉप्ट कर लेना ही सोशलाइजेशन है। और सी के बाद डी में आपसे बोला जा रहा है चेंज इन द सोशल नॉर्म्स, कि सोशल नॉर्म्स के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो भी चेंजेस आते हैं उसे हम कह सकते हैं सोशलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर एक बार अटेम्प्ट करिए आप, क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो गया सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी कि अडॉप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स, यानी कि समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं कि भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो ट्रेडिशन या कस्टम है, जब हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं, यानी कि समाज के साथ जुड़ने लग जाते हैं, वो चीज जो है उसे हम कहेंगे सोशलाइजेशन होना, यानी कि अडॉप्शन ऑफ द सोशल नॉर्म्स इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज सी। तो सही आंसर इसका सी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, केस स्टडी जैसा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो एक बार पढ़ता हूं फिर समझाता हूं क्या है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर है आपके लिए अ पीटी टीचर, एक पीटी टीचर के बारे में है। अ पीटी टीचर वांट्स हर स्टूडेंट टू इम्प्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट, कि क्रिकेट का जो गेम होता है उस गेम के अंदर एक पीटी टीचर चाहता है कि जो उसके स्टूडेंट है उस फील्डिंग के पार्ट को अच्छे से करे, मतलब फील्डिंग अच्छी करे, कहने का मतलब है मैच में बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग करना 3 पार्ट होते हैं क्रिकेट के अंदर, जैसा आप जानते हैं, ठीक है। तो उसमें बोला जा रहा है कि फील्डिंग को इंप्रूव करने के लिए पीटी टीचर कुछ करना चाहता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल बेस्ट हेल्प स्टूडेंट टू अचीव द गोल, इस गोल को यानी कि फील्डिंग को इंप्रूव करने के लिए ये जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टेल स्टूडेंट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर देम टू लर्न टू फील्ड, कि फील्डिंग करना कितना जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस स्टूडेंट को बताई जानी चाहिए, तब जाके वो फील्डिंग इंप्रूव हो जाएगी, ये बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड द गुड फील्डिंग एंड रेट ऑफ सक्सेस,
कि भी ये बीच में जो लॉजिक है कि अच्छी फील्डिंग की और सक्सेस के बीच में जो लॉजिक है, यानी मैच जीतने और फील्डिंग अच्छी होने के बीच में जो लॉजिक है उसको समझाएगा टीचर, तो जाके फील्डिंग अच्छी होगी, ये बोला जा रहा है। सी में आपसे बोला जा रहा है कि डेमोन्स्ट्रेट फील्डिंग वाइल स्टूडेंट ऑब्जर्व। जब वो स्टूडेंट को किसी चीज को ऑब्जर्व करता है तभी उसे टीचर को ही फील्डिंग करके बार बार दिखाना चाहिए कि फील्डिंग की कैसे जाती है। और डी में ऐसा बोला जा रहा है, डी ऑप्शन में, कि गिव स्टूडेंट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द फील्डिंग, कि अगर फील्डिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये है स्टूडेंट को कि भी उसको प्रैक्टिस करने का मौका दो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कराओगे उतने ज्यादा वो अच्छी फील्डिंग के लिए जो स्किल्स है उसको वो डेवलप कर पाएगा, अच्छे से फील्डिंग इंप्रूव कर पाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ये बताना है आपको। एज ए गेम्स टीचर एज उसे क्या करना चाहिए, बेस्ट सोल्यूशन आपके अकॉर्डिंग क्या है, अब ये बताइए। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो सकता है वो करेक्ट आंसर इसका डी है, यानी कि एज ए टीचर स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए, उसको बहुत सारी प्रैक्टिस करानी चाहिए फील्डिंग की, जिससे फील्डिंग इंप्रूव होगा। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन करा सकते हो, पर डेमोन्स्ट्रेशन तो टीचर ही करेगा। अगर वो काम स्टूडेंट करे, क्योंकि मैच तो स्टूडेंट को खेलना है, ठीक है, तो स्टूडेंट का इंप्रूव करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो बट फील्डिंग इंप्रूव तो भाई स्टूडेंट के द्वारा ही होगी, यानी कि उसकी प्रैक्टिस जरूरत है। आप उसको कितने भी एक्सप्लेन करते रहिए, कितना भी डेमोन्स्ट्रेशन देते रहिए और कितनी भी थ्योरीज बताते, लॉजिक बताते रहिए, जब तक आप बच्चे से खुद फील्डिंग नहीं कराएंगे तब तक फील्डिंग इंप्रूव नहीं होगी। यानी कि फील्डिंग इंप्रूव करने के लिए स्टूडेंट को हमें काफी चांस यानी कि प्रैक्टिस सेशन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अ टीचर विशेस टू हेल्प हर स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यू ऑफ द सिचुएशन। एक टीचर चाहती है कि भी उसके जो स्टूडेंट है किसी सिचुएशन के लिए मल्टीपल व्यू सिचुएशन मिले उसको उस चीज को समझने के लिए, ठीक है, ये बोला जा रहा है। सी प्रोवाइड हर स्टूडेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू डिबेट ऑन दिस सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप। तो वो क्या करती है टीचर, अपने स्टूडेंट को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है डिबेट के द्वारा सिचुएशन, ताकि वो डिफरेंट ग्रुप के साथ उसे मौका देती है ऐसा करने के लिए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्कीज पर्सपेक्टिव, तो आपको वाइगोत्स्की के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताना है कि जो टीचर जो है जो वो चाहता है कि स्टूडेंट के अंदर डिफरेंट यानी मल्टीपल व्यू आए, कि सिचुएशन को अलग अलग तरीके से समझने की जो क्षमता वो टीचर चाहती है कि डेवलप हो बच्चे में, और उसके लिए वो काफी उसको अपॉर्चुनिटी भी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है, अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करके डिबेट्स के द्वारा अलग अलग सिचुएशन को इन डिफरेंट अलग अलग ग्रुप बना के जो टीचर प्रैक्टिस करा रही है बच्चों का। तो इन बातों को ध्यान में रखे आपको बताना है कि वाइगोत्स्की के पर्सपेक्टिव से आपको बताना है कि हर स्टूडेंट विल डैश, उसके जो स्टूडेंट होंगे वो डैश होंगे वेरियस व्यू एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑफ देयर ओन। ये जो डैश है बीच में क्या आएगा आपको बताना है, इसके बारे में बताना है कि उसके स्टूडेंट में कि वो डैश जो फिल जो आपको करना है वो बताना है कि इन चारों में से क्या करेक्ट वर्ड होगा। तो वेरियस व्यू टू डेवलप द मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑफ देयर ओन, कि उस स्टूडेंट के बीच में जो चीजें डेवलप होगी वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या चीज डाली जाएगी स्टूडेंट के अंदर, वो बताना है आपके। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से। फर्स्ट ऑप्शन में इंटरनलाइज यानी कि खुद के अंदर उस चीज को डालना, यानी कि आत्मसात कर लेना, ये बोला जा रहा है। बी में आपसे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट, उस चीज का निर्माण करना, उस सिचुएशन को क्रिएट करना। सी में आपसे बोलना जा रहा है ऑपरेशनलाइज यानी कि उस चीज को चलाना एक तरह से, या उस चीज को करना, ये बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि परिचालन करना या फिर चलाना, इस तरह कह सकते हो। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि रैशनलाइज यानी लॉजिकल बन पाएगा बच्चा, ये बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, एक बार अटेम्प्ट करिए फिर मैं बताता हूं। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का यानी जो ब्लैंक को जो फिल करना है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। वो ए क्यों आप बताओगे, अब जब आप बच्चे को वैरायटी ऑफ सिचुएशन के लिए तैयार करना चाहते हैं तो उसे वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो डिफरेंट एक ही सिचुएशन को अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग दृष्टिकोण से बच्चा समझ पाएगा, यानी कि हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को वो इंटरनलाइज कर पाएगा, अपने अंदर आत्मसात कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो अलग अलग लोगों क्या सोचते हैं उसकी जगह अपने आप को खुद को रख करके उस सिचुएशन को बच्चा समझ पाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो मानव है, इंसान है, ह्यूमन है, इसकी जो पर्सनैलिटी होती है ये किस चीज का रिजल्ट है, आपको ये बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है आपके लिए वो ये है, इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, ह्यूमन बींग्स की जो पर्सनैलिटी होती है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन होता है
उसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन होता है, यानी कि उनका इम्पैक्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। ऑप्शन बी में आपसे बोला गया ओनली इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ही हमारी पर्सनैलिटी में होता है और बाकी किसी और चीज का नहीं होता है। ऑप्शन सी में आपसे बोला गया है कि ओनली हेरिडिटी, कि हेरिडिटी जो है, जो हम अपने पेरेंट्स से जीन्स में जो हमें जो मिलता है वो हमारी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डाल दिया, अदर देन दैट नथिंग कैन बी इफेक्ट ऑन आवर पर्सनैलिटी। इसके अलावा कुछ और चीजें हमारी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट नहीं करती है, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। एंड लास्ट ऑप्शन जो आपके लिए लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में बोला अप ब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। अप ब्रिंगिंग का मतलब है जो आपका जो परिवेश है, मतलब लालन पालन जो हमारा जहाँ पे जिस हिसाब से होता है, और हमारी जो शिक्षा होती है, एजुकेशन जो होती है, इन चीजों से ही हमारी पर्सनैलिटी का फॉर्मेशन होता है। तो आपको जो आंसर करना है, जो आपने एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी जो आप लोगों ने पढ़ी अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर, उसके बिहाफ पे अपने जो टीचिंग प्रैक्टिस में भी आपने थोड़ा बहुत टीचिंग भी किया है, उस हिसाब से आपको आंसर करना है कि भी आपने साइकोलॉजी के हिसाब से बताना है आपको कि हमारी जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो किस चीज का रिजल्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो करेक्ट आंसर इसका ए, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी मीन्स वो होता है जो जीन्स वगैरह, यानी जो फीचर्स हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, वो हेरिडिटी होता है। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है जिसमें हम सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं, जहां हमारा इंटरेक्शन होता है, यानी कि कुछ चीजें जो हम बाय बर्थ जो हमारे अंदर जो होता है, हमारे पेरेंट्स से जो हम रिसीव करते हैं कुछ फीचर, और कुछ हम लोग खुद सीखते हैं इन्वायरमेंट से। तो दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब हमारी पर्सनैलिटी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि दोनों ही जरूरी है हमारी पर्सनैलिटी के फॉर्मेशन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी कि जब आप क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चा पढ़ता है आपसे, ठीक है, कहने का मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जरूरी नहीं हो क्लास के अंदर हो, क्लास के बाहर भी आप अदर एक्टिविटी के माध्यम से भी पढ़ाते हैं बच्चों को। तो जब भी आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल अटेंशन का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये बताना है। यानी कि वन बाय वन आपको सब बच्चों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सब बच्चा किसके बारे में आप डिटेल में अपनी कुछ नॉलेज रखें। वो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, यानी एक एक बच्चे पर आप ध्यान क्यों दें, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आपके पास चार ऑप्शन है, वन बाय वन पढ़ लेते हैं कि ऑप्शन में आपसे बताया क्या जा रहा है, फिर करेक्ट आंसर जो भी आप अटेम्प्ट करिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रिस्क्राइब इट, कि जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने, यानी कि जो भी आपने बीएड, डिप्लोमा कोर्स या फिर एमएड वगैरह जो भी आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, उसमें बोला गया है कि आपको कि इंडिविजुअल अटेंशन आपको देना है बच्चों को, इसलिए आप देते हैं। ऑप्शन ए में ऐसा बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है इट ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, कि जब आप इंटरेक्शन करते हैं बच्चे से तो आप बच्चे के अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन के जो नियम जो है अच्छे से फॉलो करवा सकते हैं बच्चों से। यानी कि एक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है आपके पास, और बच्चे को अनुशासित बनाने में आपके लिए काफी मौके मिलते हैं, इसलिए ये जरूरी है इंडिविजुअल अटेंशन। सी में आपसे बोला जा रहा है चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट एंड लर्न डिफरेंटली। सी में आपसे बोला जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं, हर बच्चा का जो लर्न करने का, यानी सीखने का जो तरीका होता है, वो जो या डेवलप करने का तरीका होता है, वो तरीका भी डिफरेंट होता है और उसकी रेट भी डिफरेंट होती है। यानी कि हर बच्चा एक स्पीड से नहीं सीख सकता, कोई स्लो होता है, कोई तेज होता है, कोई एवरेज होता है, और हर किसी का तरीका भी सीखने का अलग अलग होता है। इसलिए इंडिविजुअल अटेंशन जरूरी दिया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोला जा रहा है। और डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप, कि लर्नर यानी कि जो स्टूडेंट हैं आपके, ठीक है, जो वो अगर ग्रुप में आप उनको टीचिंग करते हैं तो ग्रुप में ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल अटेंशन। यानी कि अगर आप ग्रुप टीचिंग करें या ग्रुप में बच्चों को पढ़ाएं तो वो ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन देने का। ये ऑप्शन डी में बोला जा रहा है आपसे। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि चिल्ड्रन जो बच्चे जो हैं उनको डेवलप करने के लिए डिफरेंट रेट और डिफरेंट एबिलिटी जो होती है, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हर बच्चे को हर बच्चे के हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से हमें इंडिविजुअल अटेंशन हमें देना जरूरी है। ठीक है,
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जाए एरर ऑफ ए लर्नर ऑफन इंडिकेट कि एरर यानी कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है, जब आपको सिखा रहे हैं वो प्रॉपर ग्रैप नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, ये किस चीज के सूचक है, संकेत करते हैं, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, यानी कि आपको जो मैकेनिकल होते हैं ना, बार बार किसी चीज को बार बार रिपीट कराना, इसकी जरूरत है। यानी कि मैकेनिकल जैसे एक मशीन काम करता है ना, एक ही काम को बार बार रिपीट करता है, उसी तरह बच्चे को ड्रिल कराने की जरूरत है। ये बोला जा रहा है कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो इससे ये आपको ये आवश्यकता हो गई कि आपको एक तरह से मशीन की तरह बार बार किसी काम को रिपीट करवाने की जरूरत है। ये इससे आप ये समझते हैं। बी में आपसे बोल रहे हैं कि अब्सेंस ऑफ लर्निंग, कि अगर एरर कर रहा है बच्चा, सही नहीं कर पा रहा, इट मीन्स क्लियर हो गया कि बच्चे ने ठीक से चीजों को नहीं सीखा, यानी कि जो आपने सिखाया बच्चे को आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग जो है वो मिसिंग हो गई, यानी कि लर्निंग हुई नहीं, कहने का मतलब उसकी अब्सेंस रही, ये बोला जा रहा है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए लर्नर, ये इंडिकेट करता है कि अगर ये बच्चा नहीं सीख पा रहा है, वो एरर कर रहा है, तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि भाई ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि उसका कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है बच्चे का, वो बताता है आपको। अच्छा, डी में आपसे बोला जा रहा है हाउ दे लर्न, कि उन्होंने कितना सीखा, आपको ये पता लगता है जब कोई बच्चा मिस्टेक करता है, गलती करता है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ए है, यानी कि आपको एक मशीन की तरह, जैसे एक मशीन बार बार एक ही काम को बार बार रिपीट करता है, वैसे अगर कोई बच्चा किसी स्टेप पे किसी काम को करने में गड़बड़ कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, नहीं ठीक कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करानी है। प्रैक्टिस कराने का मतलब है यहाँ पे ड्रिल कराना है। जब आप ड्रिल कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो वो जो एरर हो रही थी उस एरर को बार बार रेक्टिफाई करने के चांसेस ज्यादा मिलेंगे आपको। और जब बार बार एक ही काम को करेंगे तो मास्टरी इजीली की जा सकती है। इसलिए तो आपने कई बार सुना भी होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आप प्रैक्टिस करा करके उसे परफेक्ट बना सकते हैं जहां पे वो बच्चा एरर कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग का डोमेन क्या है आपको ये बताना है। यानी कि लर्निंग यानी कि अधिगम जो होता है, सीखना या अधिगम, उसका जो एक्चुअल में जो क्षेत्र होता है आपको उसके बारे में बताना है क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोल रहा है इफेक्टिव, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल एंड लास्ट है आपके पास एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंशियल। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि लर्निंग का डोमेन क्या है, कि बच्चा जब सीखता है वो जो अधिगम है उसका डोमेन क्या है, उसका क्षेत्र क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी कि इफेक्टिव लर्निंग। जब भी आप उसको वैलिड मानेंगे या फिर आप उसे रिजल्ट ओरिएंटेड मानेंगे, जब उसका कोई उसके बिहेवियर में चेंज आता है, यानी अगर बच्चे के बिहेवियर में अगर चेंज आता है किसी चीज को करने के बाद, कोई अधिगम को पूरा करने के बाद, यानी कि तभी हम उसे रिजल्ट ओरिएंटेड मानेंगे। और जब वो बिहेवियर में चेंज आ रहा है, इट मीन्स वो लर्निंग प्रोसेस जो हुई है वो इफेक्टिव हुई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है व्हेन अ चाइल्ड गेट बोर्ड व्हाइल डूइंग अ टास्क इट इज अ साइन दैट, कोई बच्चा है जब उसे आप कुछ काम करवा रहे हो, यानी कि कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है आपके, और आपने कुछ काम करवा रहे हो बच्चे को, और बच्चा बोर हो रहा है उस चीज को करके, उसे मजा नहीं आ रहा है इस चीज को करने में, तो ये क्या साइन है, ये क्या संकेत देती है आपको, ये बताना है कि जो बच्चा बोर हो रहा है उस काम को करने में उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इट मीन्स क्या गड़बड़ है, क्या बात हुई ऐसा जो बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है या बोर हो रहा है, उसके लिए मजेदार नहीं है, उसकी वजह क्या है, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ही करके देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में बोला जा रहा है द चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट, कि वो जो बच्चा वो इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए वो बोर हो रहा है, उसे उस काम को वो कर ही नहीं पा रहा होगा, ये वजह होगी। बी में बोला जा रहा है आपसे द चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, कि इसका सीधा सीधा रिजल्ट या कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हैं कि बच्चा बोर इसलिए हो रहा है क्योंकि उस काम को करने के लिए बच्चा कैपेबल नहीं है, मतलब उस काम को बच्चा कर ही नहीं सकता, इसलिए वो बोर हो रहा है उस काम पे। और सी में आपसे बोला जा रहा है द चाइल्ड नीड टू बी डिसिप्लिन, कि जो बच्चा है जो बोर हो रहा है, इट मीन्स वो डिसिप्लिन में नहीं है,
आपको डिसिप्लिन में लाना है उस बच्चे को, यानी कि वो जो बच्चा अनुशासनहीन जो बच्चा आपको लग रहा है उसको पहले अनुशासित करना आपका सबसे पहला काम है। ये आपको सिग्नल मिल रहा है इस चीज से। अच्छा, डी में आपसे बोला जा रहा है द टास्क मे हैव बिकम मैकेनिकल रिपीटिव, यानी कि जो काम आपने दिया है वो एक तरह से मशीन की तरह हो गया, बार बार रिपीट करवा रहे हो, बच्चे को बोर हो रहा है, बच्चे को मजा नहीं आ रहा है करने में। हो सकता है वो काम उसने 1-2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, सब समझ में आ गया उसे, लेकिन अब क्या है कि बार बार सेम काम करने का मजा नहीं आता। ये तो सिर्फ बच्चों पे नहीं, हमारे ऊपर भी लागू होता है कि कोई काम है, वो काम आपको आता है, मान लीजिए आपने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, अब सेम काम को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको भी लगेगा कि भी अब मुझे ये काम आ तो गया, बार बार क्यों मुझे किया करवाया जा रहा है। हाँ, मिस्टेक हो तो मिस्टेक की इम्प्रूवमेंट के लिए आप रिपीटिशन करवा सकते हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन जब बच्चा उस चीज को, वो जो आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया कि ये बच्चे को आ जाना चाहिए और वो बच्चे को वो करना भी आ गया, उसके बाद फिर भी आप बार बार इस चीज को रिपीट कराएंगे तो भी क्लियर सा रिजल्ट होने वाला है, क्या बच्चा बोर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, पूरा प्रोसेस नहीं बताना है कि सबसे पहले क्या करना होता है साइंटिफिक मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सबसे पहला मेथड के स्टेप क्या होता है आपको उसके बारे में बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है ए प्रॉब्लम अवेयरनेस, कि मतलब किसी भी प्रॉब्लम को अगर साइंटिफिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, उस प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आप उस प्रॉब्लम को रिलेटेड सारी जानकारी, यानी कि पूरी तरह से जागरूक आप होने चाहिए। ये ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कि आपके पास उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हर तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। और सी में बोला जा रहा है आपसे फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि प्रॉब्लम को कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में पहले तो आप हाइपोथेसिस बना लीजिए अपने, कि परिकल्पना बना लीजिए कि आप पहले क्या करोगे, फिर बाद में क्या करोगे, फिर क्या फिर क्या फिर क्या, पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी डिसाइड कर लीजिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, ये बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि जो भी हाइपोथेसिस है जो आपने उसको वेरीफाई करना है आपको, कि चेक करना है कि जो आपने सोचा है कि ऐसे करें उसको सही होगा नहीं होगा, उसको पहले वेरीफाई कर लेना है। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। तो आप स्टेप कौन सा सही है ये नहीं चेक करना है आपको चेक ये करना है कि इनमें से सबसे पहला काम आपको क्या करना है साइंटिफिक मेथड से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर इसका ए हो गया, यानी कि पहले सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने एम्फेसिस दिया था किसी पे, उसने किसी चीज के ऊपर जो महत्व दिया था, बहुत जोर दिया था इन द सिग्निफिकेंस रोल ऑफ प्लेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, कि किसी बच्चे के लर्निंग के लिए किस पॉइंट पे, किस मुद्दे पे वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया था, यानी कि अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्होंने यह जोर दिया था कि भाई अगर किसी बच्चे को हमें लर्निंग या अधिगम पूरा करवाना है, अपने टारगेट को रीच करना है, तो सबसे पहले ये काम होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ है। यानी कि उसने इस मुद्दे पर, इस फैक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया था। वो क्या है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए मॉरल, नैतिकता के ऊपर जोर दिया था। बी फिजिकल, यानी कि पहले शारीरिक चीजों के ऊपर जोर दिया था। सी सोशल, यानी कि सामाजिक चीजों के ऊपर जोर दिया था। और डी हेरिडिटी के ऊपर जोर दिया था, कि भी सबसे पहले हेरिडिटी, यानी कि वो चीज ठीक होनी चाहिए, बाकी तो हो जाएगी ठीक। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है बताइए मुझे। हाँ, कमेंट करके नहीं बता रहे हो भाई, कमेंट करके भी बताया करो क्या स्कोर रहता है आपका, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मुझे कमेंट दिखते नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कौन देख रहा है वीडियो मुझे ये भी नहीं पता लगता है, तो कमेंट जरूर करा करें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर इसका हो गया सी, यानी कि सोशल, कि सोशल एस्पेक्ट को सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस बताया है वाइगोत्स्की ने किसी भी बच्चे के लर्निंग के लिए, कि अगर बच्चा सामाजिक है तब वो सब कुछ सीख सकता है, तो सबसे पहला काम है कि उसे सोशल बनाना। ठीक है, यानी सोशल एस्पेक्ट पे
सबसे ज्यादा फोकस किया है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, अ टीचर मेक यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर, सी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक टीचर है जो कि अपने बच्चे को किसी काम को सिखाने के लिए बहुत अलग अलग तरह के टीचिंग स्टाइल को यूज करती है। ठीक है, और वो जो वैरायटी ऑफ टास्क यूज कर रही है, अलग अलग तरीके से ट्राई कर रही है बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कि वैरायटी ऑफ टास्क का जो कॉन्सेप्ट है ये किस साइकोलॉजिस्ट के किस थ्योरी से है, आपको वो बताना है। तो यानी कि वो जो टीचर है, वो जो शिक्षिका है, ठीक है, वो किस थ्योरी से इन्फ्लुएंस है, आपको ये बताना है। यानी कि वो किस थ्योरी का यूज करके वैरायटी ऑफ टास्क अपने स्टूडेंट को दे रही है, ताकि वो लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा कर सके। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला बोला जाए गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। जो गार्डनर थे उन्होंने जो अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उससे इन्फ्लुएंस है। बी में आपसे बोला जा रहा है वाइगोत्स्की से सोशो कल्चर थ्योरी, कि वाइगोत्स्की ने जो सोशो कल्चर थ्योरी दी थी उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो टीचर, इसलिए वो मल्टीपल या फिर वैरायटी ऑफ टास्क दे रही है स्टूडेंट को। सी में बोला जा रहा है कि पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कि जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसकी नॉलेज को यूज करके वो ऐसा कर रही है। और डी में आपसे बोला है कि कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कि कोलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, नैतिक विकास की जो थ्योरी दी थी उसके विकास की, वहां से वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो करेक्ट आंसर जो इसका ये है सी, यानी कि जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी, जहां पे किसी भी काम को करने के लिए, किसी चीज के लिए अलग, पहले तो उसने स्टेज बताए थे, अलग अलग स्टेज बता दिए थे, और स्टेज के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज बताई थी, डेवलपमेंट टास्क दिए थे उसने खूब सारे। ठीक है, तो वहां से इसे आइडिया मिल रहा है टीचर को कि फिर वो उससे इन्फ्लुएंस होके कि वो वैरायटी ऑफ टास्क दे रही है स्टूडेंट को, ताकि उनकी जो लर्निंग स्टाइल को और इम्प्रूव हो जाए और बच्चे को जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अ टीचर नेवर गिव्स आंसर टू द क्वेश्चंस हरसेल्फ, शी इनकरेज हर स्टूडेंट टू सजेस्ट आंसर, हैव ग्रुप डिस्कशन एंड अडॉप्ट कोलैबोरेशन लर्निंग, दिस इज अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको बताना है कि एक टीचर है जो खुद आंसर नहीं दे रही है किसी चीज का, वो क्या कर रही है, अपने स्टूडेंट को बहुत मोटिवेट कर रही है, डिस्कशन करती है, उससे सजेशन लेती है, और फिर मतलब सबको इन्वॉल्व कर रही है अपने डिस्कशन के माध्यम से, उनको इनकरेज करके, और फिर लास्ट में जो बच्चे आंसर देते हैं उसके हिसाब से कंक्लूजन पे पहुंच के फिर आंसर बताती कि भाई आंसर तक पहुंचते हैं वो लोग। यानी कि टीचर का रोल कम हो रहा है या स्टूडेंट का रोल ज्यादा हो रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल है, जिस अप्रोच को टीचर यूज कर रही है, आपको ये बताना है ये है क्या। ठीक है, आपको ये बताना है कि दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, आपको इनमें से कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा अप्रोच यूज किया जा रहा है टीचर के द्वारा, ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए, सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग अ रोल मॉडल, कि टीचर एक अच्छा एग्जाम्पल दे रही है और एक रोल मॉडल बन के क्लासरूम टीचिंग कर रही है, ये बोला जा रहा है आपसे। ये बी में बोला जा रहा है रेडीनेस टू लर्न, कि बच्चे को तैयार कर रही है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, रेडीनेस की बात की जा रही है, तत्परता की बात की जा रही है सीखने की। सी में आपसे बोला जा रहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए टीचर ने ये अप्रोच अप्लाई किया हुआ है क्लासरूम के अंदर, जो खुद आंसर ना देकर के बच्चों से आंसर निकलवाना, एक तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके उसे इंश्योर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, डी में लास्ट में बोला जा रहा है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको प्रॉपर तरीके से एक अच्छे से यूज करने के लिए वो ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लिया। आपके हिसाब से क्या अटेम्प्ट करिए पहले क्वेश्चन को। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर है इसका सी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं भी आज से मतलब अराउंड 10-12 ईयर बैक व्हेन आई वाज इन टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, वन ऑफ माय टीचर, एक हमारे टीचर भी थे जो लंच के बाद का जो हमारा टीचिंग का जो सेशन होता था, क्लासेस होती थी, तो हम लोग यूजली ऐसा होता है कि लंच के बाद नींद ज्यादा आती है,
तो मोस्टली हम जो मतलब मेरे जैसे जो पीपल टीचर थे, जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग भी क्या करते थे, सो जाते थे। कई बार ऐसा होता था, तो हम लोग फोकस नहीं कर पाते थे। तो वन ऑफ माई टीचर वो क्या करते थे कि वो इसी तरह ये मेथड यूज करते थे कि वो क्वेश्चन पूछते थे, डिस्कशन करते थे और आंसर नहीं देते थे। और आंसर हम में से किसी को बार बार वन बाय वन मोटिवेट करके, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करके और इस तरह से अपने टीचिंग को कंप्लीट कर देता। तो वो अक्सर क्या करते थे कि मुझसे और मेरे जो फ्रेंड्स पर पूरा जो बैच था, पूरे बैच से आंसर निकलवाते थे, पॉइंट्स निकालते थे, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे हमारी, ताकि हम उस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा सोच सकें, ज्यादा से ज्यादा बोल सकें और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो सके उस कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो लंच के बाद वाला जो सेशन होता था हमारा, वो बोरिंग ना हो, हम लोग सो ना जाए, एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए वो ऐसी ट्रिक यूज करते थे। ठीक है, तो आप भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका जो आंसर हो गया इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि टीचर जो है वो आंसर नहीं क्यों दे रहा है या फिर अपने स्टूडेंट को इंकरेज क्यों कर रहा है, ताकि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके। तो मैंने अपने टीचर का आपको एग्जांपल दिया जब आई वाज इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। उसी तरह आप भी जब बीइंग अ टीचर, जब आप भी क्लासरूम में जाएंगे, यानी कि लंच होगा, लंच के बाद का 5th पीरियड होता है, तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर बच्चे मतलब खाना खा के आते हैं या फिर खेल के आते हैं लंच में, तो वो लर्निंग के मूड में होते नहीं है, पढ़ने के मूड में। तो उस टाइम आपको ये जो अप्रोच अप्लाई करना पड़ सकता है क्लासरूम में। अगर आप ऐसा अप्रोच अप्लाई करते हैं क्लास में, तब आप जाके एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कि बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट करने वाला फैक्टर है, ये आपके पास गिवन है। तो आपको ये बताना, जो टीचर की तरफ से जो फैक्टर जो इफेक्ट कर डालता है, उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज है जुड़ी हुई है टीचर के साइड से। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास बोला जा रहा है नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, कि आप कंटेंट कैसा है और लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है या कैसा चल रहा है, वो टीचर की साइड से या टीचर का एक फैक्टर है जो बच्चे को उसकी लर्निंग पे इफेक्ट डाला जा रहा है, इफेक्ट कर रहा है वो। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, कि टीचर का किसी सब्जेक्ट के ऊपर कितनी मास्टरी है, वो टीचर की तरफ से एक फैक्टर है जो स्टूडेंट की लर्निंग पर अफेक्ट करती है, यानी उस पर प्रभाव डाल सकती है। अच्छा, नेक्स्ट डी में आपसे बोला जा रहा है प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, की सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है बच्चों की क्लासरूम के अंदर, वो टीचर की साइड से एक फैक्टर है जो उसकी लर्निंग पर इफेक्ट कर सकती है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। तो टीचर से रिलेटेड आपको फैक्टर आइडेंटिफाई करना था, तो उसका जो बेस्ट आंसर है वो हो गया सी, यानी कि मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। एक टीचर क्या कर सकता है, टीचर अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी कर सकता है। जब टीचर की सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगी, तो वो अपने आप ही वो स्टूडेंट के ऊपर प्रभाव ला सकता है, उसके लर्निंग को इफेक्ट में ला सकता है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन तक ले जा सकता है। बाकी जो चीजें हैं, ये रिसोर्सेज हैं नहीं है, या फिर कंटेंट कैसा है नहीं है, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है नहीं है, या फिर के बैठने की अरेंजमेंट कैसे, ये सब सेकेंडरी फैक्टर होंगे। सबसे पहले अगर टीचर की अगर सब्जेक्ट पे कमांड है, तो रिसोर्सेज अवेलेबल हो या नहीं हो, क्योंकि टीचर से बेटर रिसोर्स तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके बाद वो खुद ही पढ़ाना स्टार्ट, मान लीजिए क्लासरूम में पढ़ा रहा है टीचर, बुक नहीं है, फिर भी अगर टीचर है तो टीचर बिना बुक से भी पढ़ा सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि अगर टीचर का एक्सपीरियंस या कंटेंट कैसा है, कंटेंट अच्छा है, बोरिंग कंटेंट है, तब भी टीचर उसको चाहे तो इंटरेस्टिंग बना करके उसे वो जो चाइल्ड है या लर्नर है, उसके अकॉर्डिंग उसके लेवल पे ले जाकर के उसको पढ़ाया जा सकता है। और लास्ट में डी सीटिंग अरेंजमेंट से क्या होता है, सीटिंग में कोई बच्चा अगर पीछे बैठा है, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीछे जाकर के भी उसको डिस्कशन में इन्वॉल्व करे, उसको भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर करे। तो यानी कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो टीचर ही है। और टीचर पर सब्जेक्ट पर अगर कमांड है, तो ये सारी चीजें इतनी मैटर नहीं करती। करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हो वो भी मुझे बताना। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ सजेशन की जरूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नई चीज आप चाहते हैं कि हम कुछ और करना चाहिए मुझे, तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 7 बजे फिर से, ठीक है।
तो डेली शाम को 7 बजे मैं वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। ठीक है, ओके, इस वीडियो में इतना ही है।